अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। द फर्स्ट सूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, परमाणु ऊर्जा डीएनए, द परफेक्ट ह्यूमन बी डबल हेलिक्स जीन। भगवत गीता सनातन धर्म। ये श्लोक का मतलब है कि अपने कर्म को अच्छे तरीके से बिना फल की चेष्टा किए संपूर्णता से कीजिएगा। अगर आप अपना पूरा कर्म बिना विश्वास के, बिना पदार्थ के, बिना रिवॉर्ड के, बिना इनाम के संपूर्णता से कर सकते हैं तो आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अगर आगे बढ़ना है, विद्या ही इंपॉर्टेंट है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही पूर्णता देती है, विद्या ही नम्रता देती है। और जहाँ पे नम्रता होती है वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जाति पात नहीं होता है, वहाँ पे धन की उत्पत्ति होती है। जहाँ धन होता है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सुख है सबके लिए। अगर हमें दुनिया में एक जैसा सुख सबके लिए चाहिए तो हमें विद्या पे आधार बनाना चाहिए। अगर विद्या आधार है, सब चीजों को संपूर्णता से जानते हैं, अखंडता से जानते हैं, वो सृष्टि को जानते हैं, वही लोग मिलकर जब साथ करेंगे तो दुनिया में कल्याण होगा। मगर आज के दिन जो भी ज्ञान हमें दुनिया में मिल रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आगे, सब में इतना फर्क है, इतना अंतर है कि इतनी गलतियां हैं। जब तक हम उन गलतियों को सुधार के एक जैसा ज्ञान सबको नहीं देंगे, हम अखंडता को उभार के नहीं ला सकते हैं, इंसानियत को नहीं बना सकते हैं, मानवता को नहीं उठा सकते हैं। यही अखंड विद्याश्रम की सोच है, समझ है, उसे ले जाने के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो भी धर्म है परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ धर्म पे चलना है, अधर्म पे नहीं चलना है। और अपने सारे कर्म धर्म पे आधार होने चाहिए, दुष्कर्म पे नहीं होने चाहिए। अज्ञान से ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता तक अगर हम चलेंगे तो हमें जीवन में मोक्ष मिलेगा। हमें जीवन में सब मिल जाएगा जो हमें चाहिए, जिसके आधार पे हम सुखी हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, मन शांत हो सकता है, ध्यान शांत हो सकता है और सारा ज्ञान आ सकता है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मेरी इच्छा है, यही अखंड विद्याश्रम की हम दुनिया में एक यूनिफॉर्म नॉलेज देना चाहते हैं। यही चीज कथा उपदेश की, उपनिषद की इस पिक्चर में नजर आता है कि जो 5 हॉर्सेस एंड चैरियट और दिस है, वो जीवात्मा है जो 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। अगर हम उसे समझ ले तो हम द्वैत फिलॉसफी को आसानी से समझ सकते हैं। और हर इंसान के अंदर अंतरात्मा है जो कुदरत की देन है, सूर्य भगवान से आई है, हीलियम 4 है। अगर हम उसके साथ जुड़ जाएं, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, मनस और अंतरात्मा एक हो जाए, हम अर्जुन की तरह संपूर्ण योद्धा बन सकते हैं और धर्म पर चल सकते हैं। अगर हम जीवात्मा अंतरात्मा को मिलकर फिर परमात्मा जो कुदरत की देन है और उसके साथ जुड़ जाए तो कुदरत के सारे कानून जो दिव्यांग के आधार पे हैं, हम समझकर उससे सारे ज्ञान को नए तरीके से देकर सरलता के साथ दुनिया को उसे पेश कर सकते हैं। यही अखंड विद्याश्रम की सोच है। इसी सोच को समझ के ही हम अपने सारे काम को चला रहे हैं। जो कोर वैल्यू है, सूक्ष्म है, जो संतुलन है, जो स्तुलन है, जो हर जगह एक बराबर है, हम उसी विषय पे बात करना चाहते हैं। जो डाइवर्जेंट है, फंक्शनल है, जिसमें अंतर है, हम उस विषय पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो मिलाती है उस पे बात करेंगे। त्रेत पराविद्या का लक्ष्य है, यही जीवन है। मेरा धर्म भी इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है। और मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, जिससे कुदरत की हर चीजें बनी है। अगर उसे समझ सके तो सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, हमको संपूर्ण अखंडता मिल जाएगी। वही एनलाइटनिंग है, वही रोशनी है, वही संतुलन है, वही गुरु है, वही विश्व गुरु है। यही चीज अखंड विद्या विजडम की ताकत है, जिसके आधार पे ही हम आगे चल सकते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन बी डबल हेलिक्स। इसका अनुमान 1953 में
से पहले हुआ था, उसके आधार पे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को नोबेल प्राइजेस मिले थे। ये पिक्चर उस वक्त की है, उस समय की है। फॉर डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड प्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ये जो ह्यूमन डीएनए है उसको स्ट्रक्चर को बनाकर, सूक्ष्म बनाकर जो उन्होंने काम किया, बहुत योगदान है। इसमें हमारी सोच काफी बदल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें डबल बैरिक से नॉलेज के आधार पे हम उन सब का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारी सोच को, क्योंकि यही सूक्ष्म शरीर है, यही परमाणु ऊर्जा है जिसके आधार पे ही हमारा जिस्म बना हुआ है। अगर हम इसे समझ सकते हैं, इसे संपूर्ण कर सकते हैं, तो ये भी जो परमाणु जी स्ट्रक्चर है, ये भी दिव्यांग रेशो से ही बना है, दिव्यांग के साथ ही जुड़ा है। ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो डबल डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये दो स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं क्योंकि दोनों अपने आप में अधूरे हैं, मगर उसके पूरा ज्ञान जो दुनिया जानती है, मैं वो दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। आप दो पिक्चर के आधार पे आप देखिए, ये जो आधार जो स्ट्रक्चर है वो दिव्यांग रेक्टेंगल की तरह है। उसकी विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम दिखाई गई है, हाइट 34 एंगस्ट्रॉम दिखाई गई है, और ईस्ट स्टैंड को 3.4 एंगस्ट्रॉम दिखाया जाए। इसका मतलब कि तेरा 10 स्टैंड्स हैं। ये भी बताते हैं कि इसमें भी 10 स्टैंड हैं, 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ही हैं, 9 या 11 नहीं है। जो माइनर ग्रुप है वो 12 एंगस्ट्रॉम का है, जो मेजर ग्रुप है 20 एंगस्ट्रॉम का है। 2 एनक्लोजिंग चेन्स ऑफ डीऑक्सी रिबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड की जो चेन है, उसके अपोजिंग 3 और 5 कार्बन के एंड्स हैं। और नाइट्रोजन चेन ऑफ एडेनिन एंड थायमिन एक ग्रुप है, ग्वानिन एंड साइटोसिन का दूसरा ग्रुप है, और दोनों के बीच में 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड हैं। यही पिक्चर आप वाटसन एंड क्रिक में देख सकते हैं। जब मॉडर्न साइंस के आधार पे बाकी वालों में जो थोड़ा सा परिवर्तन करके यही ज्ञान दुनिया को दिया है, और मेरा मानना है कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं साइंस पे ये कुछ नहीं लिखा रहा है कि उन्हें गलत किया, उन्हें बहुत बढ़िया काम किया, मगर एक ही चीज है, उसमें वो अखंडता नहीं है जो मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि हम पिंडांड ब्रह्मांड की तरह हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो सब चीज एक बराबर होनी चाहिए, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप डिवाइन केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अगर इस पिक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में 5 हैंड कार्बन का एंड एक साइड है, 3 कार्बन का एक दूसरी तरफ है। ये 3 और 5 भी दिव्यांग के तरीके से है। जो एडेनिन और थायमिन के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, उसमें 2 बॉन्ड हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड है। एक को पैरिडियम बेस कहा जाता है, एक को प्यूरिन बेस कहा जाता है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये 2 चेन्स हैं जो बैक पेज है। उसमें 5 डीऑक्सी रिबोस है, जो पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं, और साथ में फास्फोरिक एसिड है जो आप ऊपर देख सकते हैं। जो चेन पे ही न्यूक्लिक एसिड लगे हुए हैं। इस पिक्चर को अगर आप समझ सकते हैं तो आप डीएनए को संपूर्ण समझ सकते हैं। यही मेरी खूबी है, और इसमें ही आप हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस 5 तत्व का इस्तेमाल किया गया है, और खूबसूरत है। आप इसे जानकर आप आगे चलने की कोशिश करें। ऊपर देख लीजिए, 5 कार्बन शुगर जो बैकबोन है, डीऑक्सी पेंटोज है, और फास्फोरिक एसिड एक साइड लगा हुआ है, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन बेस है, और जिसके आधार पे ही ये डीएनए बनता है। और ऊपर आप देख लीजिए, साइटिन और ग्वानिन का कॉम्बिनेशन है जो 3 बॉन्ड के साथ है। एडेनिन और थायमिन का नीचे देख सकते हैं जिसमें 2 बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर भी अपने आप में खूब है। एक केमिस्ट्री की दिखा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और केमिस्ट्री के आधार पे इन सुब्यूटिबल स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने जो पेश करने का योगदान इन्होंने दिया है, वो माननीय है। इसने मेरी सोच भी काफी समझ आ गई है। अब एक सवाल पैदा होता है
कि मेरा मानना है कि जो मॉडर्न साइंस है, मैं इसमें किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, नोबेल प्राइज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज तक हम जिस तरीके से लाइफ साइंस में तरफ पहुंचे हैं, एक सोच है जो शुद्धता की तरफ, अखंडता की तरफ, सच्चाई की तरफ ले जाने की कोशिश है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, वो मैथमेटिकली कंक्लूसिव नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका लक्ष्य अखंडता नहीं है, दिव्यंक नहीं है, कुदरत का परफेक्ट डिजाइन नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो भी सोच है, जो मैन मेड डिजाइन के आधार किया गया है, आप इसको ध्यान में रखते लिए ये 4 लोग हैं जिन्होंने डीएनए मॉडल को बनाया था। जेम्स वॉटसन है, फ्रांसिस क्रिक है, रोजलैंड फ्रैंकलिन है और मॉरिस विल्किन है। ये जाना गया है, ये पिक्चर इंटरनेट से ली है और यही इन चारों को मिलना चाहिए था, चारों को ही नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था मेरे मानने से। मगर उन्होंने क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं कि ये तो पूरी दुनिया में ऐसा ही है। पॉलिटिसाइज ने कंप्लीटली दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है, प्रिविलेज्ड है और नुकसान देने वाले हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, सीक्रेट ऑफ लाइफ में आप 3 को देख रहे हैं। वह जो नीचे वाली पिक्चर है मॉरिस विल्किंसन की है, जिनके सामने वो डीएनए का मॉडल है, उनका नाम इंक्लूड नहीं है। ये भी क्यों है? डिफरेंट स्कूल वाले भी क्यों लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बीच में यूं चल, जब तक कि हम इंसानियत से, सच्चाई, ईमानदारी से कुदरत के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें वो नम्रता नहीं आएगी, हमें वो अखंडता नहीं आएगी, हम वो नहीं दे पाएंगे जो अखंड विद्याशन देने की कोशिश कर रहा है। और मेरा मानना है कि जिसने भी योगदान है, सबका भाग है। अगर आज मैं जो कर रहा हूं, मैं साफ शब्दों में कहता हूं, ये मैंने नहीं किया है। मैंने सब जो देखा है, समझा है, मुझे में उसमें अखंडता नजर नहीं आई। और अखंडता ढूंढते ढूंढते कुदरत की देन से, डिवाइन डिजाइन की तरफ से मैं दिव्यांग को देखकर और कुदरत के वो दुनिया को देख पाया हूं जो है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं एक छोटा सा पात्र हूं। मगर मेरी सोच यह है कि मुझे कुदरत में हर जगह एक चीज चाहिए, एक जैसा चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सब एक बराबर हैं। हम पहले अच्छे इंसान बने, कुदरत के साथ जुड़े, फिर वो काम करें जो संपूर्ण है। यही चीज मैं उभारने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो मॉडल मैंने बनाया है, दिव्य के आधार पे आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो 20 माइक्रोन एंगस्ट्रॉम नहीं है, 21 एंगस्ट्रॉम है। जो हाइट है वो 34 नहीं है, 33.9854 एंगस्ट्रॉम है। ये परफेक्ट दिव्यांग का मॉडल है। और उसका जो स्पाइरल है वो 22 एंगस्ट्रॉम का है और इसमें 10 + 34419 स्ट्रैंड्स है, 10 नहीं है। ये जीवन जो चीज मैंने देखी है, इसके आधार पे मैं यही कह सकता हूं कि अगर हम परफेक्ट मैथमेटिकल कंक्लूजन इसमें दें, अगर 21 to 34 हो, तो वो रेशियो 1.618034 ही है। ये चीज इसमें मैंने खातरी से दिखाई हुई है। अब जो मैंने चीज बताई है, आप इस चीज को और जो पहली वाली पिक्चर जो दुनिया में है, आप दोनों में हम अंतर देखते हैं। दिव्यांग बी डबल हेलिक्स 20 एंगस्ट्रॉम के बदले 21 एंगस्ट्रॉम है, तो विथ 21 है जो दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है। और जो ई स्ट्रैंड है वो 22 एंगस्ट्रॉम का है, ये भी दिव्यांग का ही हिस्सा है। जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है वो 10.34419 है, 10 नहीं है, ये भी दिव्यांग का हिस्सा है। जो हाइट है 33.9854 एंगस्ट्रॉम है, 34 नहीं है। परफेक्ट है तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर माइनर ग्रुप 12 स्ट्रॉन्ग्स है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 12 ही ठीक है। मेजर जो है वो 22 एंगस्ट्रॉम का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जब हम 12 की बात करते हैं तो हम जानते हैं ये भी कुदरत की देन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 22 भी दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है। जो 2 शुगर फॉस्फेट चेन है, उसकी दोनों तो जो कार्बन एटम्स हैं, एक तरफ 3 है, एक तरफ 5 में अटैचमेंट है। जो 3 और 5 का जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वो भी दिव्यांग का ही है और कुछ नहीं है। जो सेंट्रल नाइट्रोजन चेन एडेनिन और थायमिन ए ग्रुप है,
ग्वानिन और साइटोसिन दूसरा ग्रुप है। अब ये ऐसा क्यों है, ये मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि बाइंडिंग चेन जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की है वो एडेनिन और थायमिन के बीच में है। जो बाइंडिंग चेन ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की है वो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में है। अब उस पिक्चर को जो भी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग ज्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, संपूर्णता नहीं चाहते हैं, अखंडता नहीं चाहते हैं, उनके लिए वो पिक्चर बहुत काफी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो लोग कुदरत को जानना चाहते हैं, वेद को जानना चाहते हैं, उपनिषद को जानना चाहते हैं, संपूर्णता का जानना चाहते हैं, सच्चित आनंद को जानना चाहते हैं, कुदरत को जानना चाहते हैं, उनके लिए अपने दिमाग का जो कुदरत ने दिया है उसका सत्य उपयोग करके आत्मा के साथ जुड़ के कुदरत की देन से वो जानने की कोशिश करें ताकि सब जो दुनिया में ज्ञान है वो संपूर्ण हो। मैं कॉलेज के प्रोफेसर के नाते से देख रहा हूं कि जब डिफरेंट स्कूल से बच्चे आते हैं, उनकी सोच समझ बिल्कुल अलग है, उनके अलग तरीके से पढ़ाया जाता है और इतनी गलतियां करते हैं कि उनको ठीक करने के लिए मुझे काफी तपस्या करनी पड़ती है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी बहुत कुछ है। अगर हम बच्चों को पहले दिन से ही संपूर्ण ज्ञान ही दें तो उनको आगे कभी परीक्षा या काम करने की मुसीबत नहीं आएगी। यही अखंड विद्याश्रम की और मेरी कोशिश है, प्रयत्न है या अटेम्प्ट है। अब मैं वो चीज दुनिया को दिखाना चाहता हूं जो वेद में उभर के आई है। मेरा मानना है कि वेद में जो 33 करोड़ देवता हैं वो सारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सेल्स हैं, कुदरत की सारी शक्तियां हैं जिनको बताया गया है देवी देवताओं के नाम पे। अब उनको जानकर मैंने जो महसूस किया है वही है, उसमें अग्नि सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उसे आदित्य जो सूरज भगवान कहा जाए एक राजा है जिससे सारी चीजें बनी है। हीलियम 4 को आप अंतरात्मा कह सकते हैं, नियॉन 21 को ब्रह्मांड की आत्मा कह सकते हैं और आर्गन 40 को महाब्रह्मांड की आत्मा कह सकते हैं। सारे वहीं से शुरू हुए हैं। जो भी ज्ञान वेद उपनिषद स्क्रिप्चर्स में है, अब उसे मॉडर्न साइंस के तरीके से दुनिया के सामने पेश करना मेरे लिए एक आसान काम हो गया। अब इस पिक्चर में मैं वो चीज दुनिया को दिखाना चाहता हूं जो शायद आज तक किसी ने ना देखी है, ना सुनी है, ना दुनिया के सामने पेश किया है और पिछले 10 साल से मैं यही चीज दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप न्यूक्लिक एसिड चेन देख लें, जब डीऑक्सी देख लेते हैं, फॉस्फोरिक देख लीजिए, जो पूरा चेन देख लीजिए, उसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो दुनिया के सामने वेद को उबार के बताए कि यही ब्यूटी है। आप देखते हैं डीऑक्सी रिबोस जो पेंटोस शुगर है उसमें 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में ऑक्सीजन एक कम है और जो इसके प्रोटॉन हो गए 72। और जो फास्फोरिक एसिड है वो H3 है, फास्फोरस 1 और ऑक्सीजन 4 है, उसके 50 बन जाते हैं। ये जो दोनों मिलकर चेन्स हैं उसकी वैल्यू 122 बन जाती है। प्लीज ध्यान में रखिएगा 122 प्रोटॉन्स हैं लेफ्ट चेन में और 122 से और दोनों के जो हैं वो 244 प्रोटॉन्स हैं। ये एक खूबी है। अब लेते हैं एडेनिन और थायमिन कॉम्बिनेशन के लिए। अगर एडेनिन में देखा जाए तो उसमें 70 प्रोटॉन्स हैं, कार्बन 5, हाइड्रोजन 5, नियॉन 5। जो थायमिन है वो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 6 है, नियॉन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और उसकी वैल्यू 66 है। जब 70 और 66 को हम मिला देते हैं तो इसका नंबर जो बन जाता है 136 है और उनके दो बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, 3 नहीं है। अब हम नीचे आ जाएं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। साइटोसिन कार्बन 5, हाइड्रोजन 5, नियॉन 5 और एक ऑक्सीजन है जिसमें वो एडेनिन से एक ज्यादा है, मगर इसके जो प्रोटॉन्स है वो 78 बन जाते हैं। जो ग्वानिन है उसके प्रोटॉन्स 58 बन जाते हैं। अगर 78 और 58 को आप कंबाइन करें, इत्तेफाक से ये भी 136 है। जो पहली चेन है
वो भी 136 प्रोटॉन है, जो दूसरी चेन है वो भी 136 प्रोटॉन है। कुदरत ने कैसे खूबसूरती से बनाया है कि दोनों का प्रोटॉन भी एक बराबर है, दोनों का नंबर भी एक बराबर है। ये खूबी है। अगर हम 133 और 122 ईच साइड की जो है अगर देखें, उनमें भी 22/21 की रेशो ही उभर के आती है। ये भी दिव्यांग का हिस्सा है। कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। और जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है वो 10.34419 है। जो विड्थ है वो 21 एंगस्ट्रॉम की है। जो स्पाइरल विड्थ है 22 एंगस्ट्रॉम है। क्या खूबियां हैं, कुदरत की देन है। कुदरत ने जेनेटिक स्ट्रक्चर को, परमाणु ऊर्जा को इतना खूबसूरत बनाया है, ये मानने की काबिल तारीफ है। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर देखा गया है उसमें बीच में 10 है। अगर आप नीचे मेरा जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो बाहर का है वो 22/21 है, और सेंटर में जो है 10 स्टेज डेवलपमेंट है, और बीच में आप पंचभूतों को देख सकते हैं। ये चीज मेरी पिक्चर है, बट यही चीज दूसरी पिक्चरों में भी नजर आती है जो ऊपर देखी गई हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, यही कुदरत की देन है। ये क्रॉस सेक्शन है, वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थी पहली। अब इन सब चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है और दिखा दिया है कि जीवन यही सत्य है। अब मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूं कि साइंस जो काम कर रही है बहुत खूबसूरत है, ऐड कर रही है, मगर वो संपूर्णता तक नहीं गई है। अखंडता कर ले जाना मेरा धर्म है। मैं वही काम करके दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि अगर हम अखंडता को समझ सकें, पूरा ज्ञान एक बराबर हो जाएगा, कहीं पे भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइंस उस लेवल पर पहुंचे जहां पर पहुंचनी चाहिए। साइंस का मतलब सत्य है, वो मैथमेटिकली कंक्लूसिव होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये अलग अलग स्टेटिस्टिक्स को यूज करके उसमें पी वैल्यू, जे वैल्यू वो निकालने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। हमें संपूर्णता चाहिए, अखंडता चाहिए। यही जीवन का सत्य है, यही अखंड विद्याश्रम का आश्रम है, यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।